इस्तकबाल है। अब खबर का रुख करते हैं, खासतौर पे उन खबरों का जो बहुत ज़्यादा अहम है आज के लिए। लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर्स, खासतौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, जो आमतौर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लेकिन आजकल एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर के लिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को रियासत के दर्जे की बहाली करने की मांग दोहराई है। लेटर में कहा गया है कि पहली बार किसी रियासत का दर्जा छीना गया पूरे मुल्क में। अपोजिशन का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अवाम एक मुद्दत से खासतौर पर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि कब रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है कि उन्हें उनका हक वापस दिया जाए। इस खत में अपील की गई है कि जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। पीएम को लिखे गए लेटर में अपोजिशन लीडरों ने संसद के मानसून इजलास में कानून लाने की अपील की है। हम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब ऑपोजिशन की तरफ से पार्लियामेंट में और दिल्ली में हमारी आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। मैं खड़गे जी का और राहुल गांधी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मरकज़ के साथ जम्मू कश्मीर के स्टेट का मुद्दा उठाया है। हम कोई ऐसी बात नहीं मांग रहे जिसका वादा हमसे ना किया गया। संसद के बाहर, सुप्रीम कोर्ट में, पब्लिक फंक्शनों में बार बार हमें कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा एट द अप्रोप्रिएट टाइम। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो कहा था एट द अर्लीस्ट। हम तो कहते हैं ना एज सून एज पॉसिबल। तो फिलहाल एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा सवाल कि स्टेटहुड की वापसी कब होगी, लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि मुल्क की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि किसी फुल फ्लेज स्टेट को, रियासत को उसका दर्जा छीन लिया गया, यानी स्टेटहुड ख़त्म कर दिया गया और उसे यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन इस जुमले से आप कतई ये मत समझिए कि इससे स्टेट बड़ा हो गया और यूटी छोटा हो गया। नहीं, दोनों के अलग अलग महत्व हैं। स्टेट का मतलब होता है फुल फ्लेज वहाँ की हुकूमत, यानी कि जो भी मौजूदा हुकूमत होती है पोल्स के थ्रू वहाँ उनको वो पावर दिए जाते हैं। लेकिन यूटी में सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत होती है, सेंटर उसे कमांड करता है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। दिल्ली आपका यूटी है, आपका पौंडीचेरी आपका यूटी है, उसके अलावा बहुत सारे, जम्मू कश्मीर आपका यूटी बना दिया गया है। लेकिन ये आज़ादी के बाद मुल्क में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी स्टेट के दर्जे को छीन लिया गया और उसको यूटी बना दिया गया, यानी कि अब साहब आप हमारे अंडर में रहोगे, बहुत हो गई आपकी बदमाशी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसे फौरी तौर पे वैसे ही रिवर्ट किया जा सकता है एज अ स्टेट? तो इसमें भी कई सारे प्रावधान हैं, क्योंकि कानून में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जाहिर है कि इस हवाले से एक बड़ा प्रपोजल रखा जाएगा, पार्लियामेंट में इस पर बातचीत होगी, मोहर लगाई जाएगी और उसके बाद इसे वापस स्टेट का दर्जा मिलेगा। ये एक पूरा फुल फ्लेज प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजर करके ही स्टेटहुड वापस दिया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट में जिनकी तादाद ज़्यादा है, खासतौर पे बरसरे इक़्तिदार हुकूमत, गवर्नमेंट, क्या वो ये चाहती है कि स्टेटहुड दे? तो अब ये सवाल होता है कि अभी तक तो जुबानी तौर पे कहा गया है कि हाँ भाई फुल फ्लेज आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा, लेकिन अब तक नहीं दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो इस सिलसिले में ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को फटकार लगाई थी कि भाई आप सीधा सीधा स्टेटहुड उन्हें वापस करो और उनके जो हुकूक हैं, उनके जो राइट्स हैं उन्हें दो, क्या इस पे अमल हुआ? तो अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस वाणी को खत्म नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने तभी कहा था, खासतौर पे जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उससे पहले ही, तो लोकसभा के चुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, असेंबली के चुनाव हो गए और उसके बाद अब जो बचा हुआ है वो है स्टेटहुड। तो स्टेटहुड की मांग मौजूदा हुकूमत भी कर रही है, स्टेटहुड की मांग अपोजिशन भी कर रही है और स्टेटहुड की मांग जो हुकूमत के साथ वहाँ पे जैसे कांग्रेस पार्टी वो भी कर रही है। अब बड़े लेवल पे सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, यानी कि अब हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि अपोजिशन,
खास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर इस सिलसिले में एक पूरा बहस करने के मूड में है और इस मर्तबा पीएम मोदी को लेटर लिखा गया है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, फिलहाल एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद हैं और एलजी का मतलब ये हुआ कि अभी पूरा जो फुल फ्लेज पावर है वो मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। एलजी के बगैर या उनको क्रॉस किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते और यही वजह है कि वक्ती तौर पे इस वक्त अभी एलजी की मौजूदगी बीजेपी की जानिब से कहा जा रहा है कि ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला है, कंसर्न अभी तक जताया जा रहा है। और अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पावर ज़्यादा है तो उसकी वजह से यहाँ का पूरा जो कंट्रोल है वो सही तरीके से चल रहा है और किसी भी तरह के हालात बिगड़ने नहीं दे रही सरकार का ये दावा है। लेकिन फिलहाल हमने पहलगाम इंसिडेंट देखा जिसपे एक दिन पहले एलजी ने खुद भी ये चीज़ एक्सेप्ट की, कबूल किया कि भाई वो सिक्योरिटी का एक बड़ा चूक था। तो सवाल ये है कि जिस तरीके से आपके ऊपर यानी मौजूदा हुकूमत उमर सरकार के ऊपर हम ये खौफ जता रहे हैं कि आपके अंडर में सिक्योरिटी रहेगी तो बिगाड़ पैदा होगा, तो हमारे अंडर में रहने के बावजूद भी बिगाड़ पैदा हो चुका है। तो बराबर यहाँ पे दोनों तरफ की बात या पलड़ा दोनों तराजू का भारी रहता है, बराबर रहता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले टाइम पे सिक्योरिटी थ्रेट या फिर दहशतगर्दी मिलिटेंसी से किस तरीके से मौजूदा हुकूमत लगेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल जिस चीज़ की मांग है वही चीज़ें दोहराई जा रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज रियासत का दर्जा। अब इन तमाम तर चीज़ों में रुकावट कहाँ पे है? और देखिए, बार बार इस बहस को आपने सुना, देखा, गहराई से समझा, लेकिन आज की बहस कुछ अलग होने वाली है और समझने की हम कोशिश करेंगे कि इसका क्या असर होगा, कितनी जल्दी होगा और इस हुकूमत में उम्मीद की जा सकती भी है कि नहीं। रविंद्र सलातिया साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। जगदीप सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। जगदीप साहब, काफ़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब पार्लियामेंट में बातचीत करने की सुगबुगाहट चल रही है आपकी जानिब से, लेकिन फिर भी बहुत देर हो गई। आमिर भाई आदाब। पहली तो बात आपकी जानकारी के लिए सम्मान बता दूं कि जम्मू कश्मीर में हम सत्ता में होने के बावजूद सरकार में भागीदारी लेने को तैयार नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ इस बिना पर जो हमने नारा दिया था, हमारी रियासत हमारा हक। तो ये कहना कि देर हो गई हमारी तरफ से, इसे मैं वाजिब नहीं मानता। पहली दूसरी बात आमिर भाई, थोड़ा सा ना समझने की जरूरत है। आप मोदी जी के इस विश काल को एक बार की देखना शुरू करें। साल 2014 के बाद से होता क्या है कि जब उस तरह गलत लोगों के हाथ में या मूर्ख लोगों के हाथ में होता है तो जो कट्स है वो लगेंगे। अब आप नोटबंदी को देखिए, आप जीएसटी को देखिए, आप तदोपरांत जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के एक आर्थिक सलाहकार ने ठहरे हुए पानी में पत्थर मारने की कोशिश की और देश को बता दिया एक आर्टिकल लिखकर कि भाई ये संविधान बासी हो गया है और इससे बदलने की जरूरत है। तो ये बताता है कि किन सलाहकारों से घिरे हुए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सरकार में सत्तानशीन वो टॉप लेवल के नेतागण, जिन्होंने कभी किसी फैसले को लेते वक्त जरा सा भी गहनता से विचार विमर्श नहीं किया। 1947 के बाद आप मुझे एक उदाहरण बता दें, आपने ऐसे कम से कम मैं आपको आधा दर्जन से ज्यादा राज्य गिना सकता हूं जो कभी यूनियन टेरिटरीज हुआ करते थे, उनको राज्य बनाया गया। उसके लिए प्रदेशों ने बहुत बड़ी लड़ाइयां भी लड़ी सरकारों के साथ, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ कि एक अच्छी भली रियासत को आपने केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया। तदोपरांत आप ताल ठोक कर कहने लगे। बार बार आप देखिए नेता भाजपा के और प्रवक्ता क्या कहते थे। राहुल गांधी जी पर तंज कसते थे जब वो भारत यात्रा पर आए। देखिए जी लाल चौक में कैसे वो आइसक्रीम खा रहे थे, मजे ले रहे थे, कैसे बर्फ में वो जो है वो एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर बड़ी शांति है, हालात बहुत बेहतर है। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि ये जिस विश्व कॉल की बात कर रहे थे, विश्व कॉल भी कह सकते थे, खासतौर पे जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हुई है? आमिर भाई, ये विडंबना है। मैं वही बता रहा था, एक पत्थरबाजी पर इन्होंने नियंत्रण पाया है, बिला शक, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन उस पर भी आप जब गहनता से विचार करेंगे तो हजारों की तादाद में लोगों को उठाकर देश की अलग अलग जेलों में ठूस दिया गया। ठीक वैसे जैसे पंजाब में तो लोगों को निपटा दिया गया,
आतंकवाद से निपटने के लिए गिल के ताल में। चलिए मैं इसके ऊपर जवाब सलातिया साहब से जरूर लूंगा, लेकिन आपसे जो मैं पूछना चाहता हूं खास तौर पे, क्यों ऐसा है कि इस टाइम पे जबकि उम्मीद की जा रही है कि मोदी सरकार अब जल्द ही स्टेटहुड बहाल करने वाली है, तो अचानक मेवा खाने के लिए कांग्रेस क्यों आगे बीच में? ऐसा माना जा रहा है, ये मेरे थॉट्स नहीं है लेकिन फिर भी माना जा रहा है। आमिर भाई, पहली तो बात, मैं इस बात से मुतासिर हूं ही नहीं कि मोदी सरकार के किसी नेता के किसी शब्दों का या किसी बयान का कोई मतलब है, मैं इस बात को मानता नहीं। दूसरी बात, क्योंकि अमित शाह साहब ने देश की पार्लियामेंट में कहा था, बाद में आप देखिए क्या स्थितियां बनी, देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये मशवरा दिया था। मैं आतंकवाद की बात कर रहा था, वो थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि देखिए, पत्थरबाजी पर जरूर नियंत्रण हुआ, लेकिन जो आतंकवाद कल तक कश्मीर में था, आज वो उसे जम्मू को अपनी जद में ले चुका है। तो किस बात के दावे थे? खनन माफिया हो, भू माफिया हो, और तो और ये शराब माफिया हो, आज जम्मू की हालत क्या है लोग जानते हैं। और दूसरी बात, आप ताजा और ज्वलंत उदाहरण देखिए, बीते दिनों प्रदेश के चुने हुए एक सशक्त जनादेश वाली सरकार के मुख्यमंत्री को धकेला जाता है, जबरन हाथापाई उनके साथ होती है, उनको घर में और तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया जाता है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को इस तरीके से उसको ट्रीट करेंगे, तो ये बताता है किस लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं। और आप इनसे पूछिए, जब G20 कराया था तब हालात सही थे? जब चुनाव के लिए आप यहाँ प्रचार में आए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तब हालात सही थे? और अब जब आपसे बात की जाती है तो आपको तो पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगनी चाहिए नतमस्तक होकर। क्या आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंतहा जाति की और उसके बाद बिना किसी देरी के तत्क्षण आपको जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड जो है वो से वापस देनी चाहिए? नहीं, अभी फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं, एक मेरे ख्याल से जो अभी सिनेरियो चल रहा है, ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। कल आपने एलजी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिक्योरिटी की एक बड़ी चूक थी। इतना बड़ा कलेजा चाहिए सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या आप रहते तो एक्सेप्ट करते? इसके ऊपर जरूर जवाब लूंगा। सलातिया साहब के पास काफी देर से नहीं आया। सलातिया साहब, सबसे पहले वेलकम आपका। जितनी चीजें चल रही थी, देखिए अप्रोप्रिएट टाइम का वक्त गुजर चुका है, सबको मालूम है और आप भी समझते हैं कि वक्त की जरूरत है, लेकिन जो चीजें चल रही है अब लोग भी मायूस होने लगे। शुक्रिया आमिर साहब। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक है कि आप आज इस बात के लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं कि स्टेटहुड वापस होना चाहिए, जो कांग्रेस ने लेटर लिखा है जी। तो एलओपी पार्लियामेंट के जो हमारे खड़गे साहब और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी सांसद, जिन्होंने आज चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को कि जल्द से जल्द स्टेटहुड वापस होना चाहिए और आने वाले मॉनसून सत्र में उसका बिल भी पेश किया जाना चाहिए। तो मैं ये हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे अभी यहाँ पर, और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया प्रधानमंत्री के लिए, मूर्ख शब्द। मैं इससे पहले तो मैं इस बात के लिए बहुत ही गहरी संवेदना इसमें चाहता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस का इतिहास है कि जब माननीय सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बिल लाया गया और उस बिल को जब राहुल गांधी ने देखा और सबके सामने, प्रेस के सामने भी और जितने भी लोग यहाँ बैठे थे, उसको फाड़ कर फेंक दिया। ये इनकी मानसिकता बताती है कि राहुल गांधी जी कितने सीरियस हैं। जैसे अभी उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उन चिट्ठियों का तो मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने ठीक है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि स्टेटहुड वापस होना चाहिए। मैं ये भी कहूंगा कि जैसे हमारे जगदीप जी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्टेटहुड वापस होगा, फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि ये वापस होगा, ये आपको स्टेटहुड वापस मिलेगा। तो इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि स्टेटहुड वापस नहीं मिलना है। जैसे आपने कहा कि अभी आपने शब्द को यूज किया कि हो सकता है कि स्टेटहुड मिलने वाला हो और कांग्रेस शोर मचाना शुरू कर रही है। ऐसे ही कल परसों भाजपा के ऊपर भी ये एक इल्जाम लगा था कि शायद इनके चौधरी लाल सिंह जी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि बीजेपी को मालूम था
कि ये जो लाया गया है हमारे उस पे एक बिल है कि उसको वापस लिया गया, जो अभी मैं उसके ऊपर बात कर रहा था, तो उसके ऊपर ये इनको इन चीजों का मुझे पता नहीं लगता है कि ये कहना क्या चाहते हैं कि स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। यकीनन स्टेटहुड वापस नहीं, असल में सलातिया से मैं बीच में नहीं रोकना चाह रहा था। देखिए, बचपन की बातें अगर हम लोग याद करते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि आपस में कोई चीज़ अगर कंफर्म करना हो तो कहते थे खाओ भगवान क्रिया, मतलब भगवान कसम खाओ। मुझे लग रहा है कि वो वाला वक्त आ गया कि शायद अब कहना पड़े कि एक बार भगवान क्रिया खा करके बताओ कि सच में मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, मायूसी तो है, अवाम तो साफ तौर पर समझ रही है कि शायद बीजेपी इस वजह से स्टेटहुड नहीं दे रही है क्यों उसे लग रहा है कि नेक्स्ट सवाल 370 का 35A का खड़ा हो जाएगा। देखिए, ये आपने ये इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में भी डाला था जी, 370 के लिए भी डाला हुआ है और स्टेटहुड के लिए भी बात की गई थी और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि स्टेटहुड वापस होना चाहिए। ये आपको ये पटल पे था सुप्रीम कोर्ट के। तो इसमें कोई दो राय नहीं है आमिर साहब, ये यकीन मानिए कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि स्टेटहुड मिलेगा मगर एप्रोप्रिएट टाइम पे। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन क्या होती है। तो यकीनन उसके ऊपर बात ये है कि केंद्र से ज्यादा केंद्र की एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं। जैसे आपने अभी कहा कि गवर्नर साहब ने परसों ही ये बात माना है कि वहां पर एक चूक हुई है जिसमें एजेंसीज की भी चूक थी। तो इसमें कहीं ना कहीं अगर 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ पहलगाम में, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं और अगर अभी ऐसी चीजें दर्शाई जा रही हैं, आपको मालूम है कि आज ही 20,000 सीआरपीएफ जो बटालियन वो यहाँ पर लगाने जा रहे हैं लोग। तो इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि कहीं ना कहीं एजेंसीज को मालूम हो कि यहाँ पर कुछ ऐसा अभी स्टेटहुड के काबिल नहीं है। तो मुझे लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि मुझे इससे बात करने की कोई एजेंसीज का हमें नहीं मालूम है कि एजेंसीज क्या इनपुट्स देती हैं, कैसे होता है, मगर इस बात के तो यकीनन है कि कहीं ना कहीं अगर 20,000 आदमी और यहाँ पर डाले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो यकीनन कहीं ना कहीं अभी ऐसी इनपुट्स होंगे कि स्टेटहुड के लिए अभी वो ऐसा माहौल ना बना हो। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और इसी कंसर्न को लेकर के जगदीप साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। देखिए, ब्यूरोक्रेसी, एजेंसियां, ब्यूरोक्रेट्स जितने भी हैं सरकार के पास हैं चलाने के लिए, खासतौर पे सिक्योरिटी के तमाम तर कंसर्न को हल करने के लिए। आपके पास क्या है एज सरकार में रहते हुए? आप इतने बड़े मुद्दे को कैसे हल कर लेंगे? एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क है, तीसरी तरफ इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप सिक्योरिटी को बेहतर बना पाएंगे और स्टेटहुड की जिसकी वजह से आप मांग कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपको मिलता है तो ये सारी चीजें, ये सारे कंसर्न खड़े हो जाएंगे। आमिर भाई, मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि थोड़ा सा वक्त मुझे प्लीज पूरा वक्त है, बोलिए। सर्वप्रथम मैं बड़ी विनम्रता से सलाथिया साहब को ये बता दूं कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो तो इसे रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने एक उदाहरण देकर कहा कि अगर उस तरह मूर्खों के हाथ में हो तो दिक्कत होती है। मैंने माननीय परिधान मंत्री कहा, प्रधानमंत्री की जगह परिधान मंत्री जरूर कहा है, उसे भी जरा सुन लीजिएगा क्योंकि वो जग विदित बात है। तो इतनी समझ मुझ में है बतौर प्रवक्ता एक सबसे बड़ी विपक्षी जमात का कि अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री को कैसे संबोधित किया जाता है। पहली तो बात ये। दूसरी बात, देखिए, आप जिनका जिक्र कर रहे थे, मैं पहले वहां से शुरू होता हूं क्योंकि आपने कहा कि देखिए इतना बड़ा कलेजा उन्होंने माफी। बिल्कुल, माशाअल्लाह। अपना चुनाव लाख वोटों के ज्यादा अंतर से हार कराने वाला व्यक्ति लोकसभा चुनाव में सरकारी पैसे से कई मर्तबा बाई रोड यहां से अपने गृह प्रदेश जाने वाला व्यक्ति, अपने बेटे की शादी में 7,500 रुपए की प्लेट लोगों के पैसे से खर्च करने वाला व्यक्ति और बाद में उसे वापस करने वाला व्यक्ति, 1200 करोड़ के जल शक्ति विभाग के गड़बड़ झाले में जिस पर आरोप लगे और कोई जवाबदेही नहीं हुई, उस व्यक्ति की बात पे कितना आप यकीन करेंगे? और दूसरी बात, 85 दिनों के बाद आज आप ये बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब गुजरात का एक ठग किरण पटेल आया था तो आपने तो बिना कोई बात किए, उसने कहा मैं पीएमओ से हूं, आपने उसको जेड क्लास सिक्योरिटी दे दी। आपका बड़बोला मंत्री जब गुलमर्ग आया, जो कि बामुश्किल 90 किलोमीटर है पहलगाम से, यहां हादसा हुआ, उसको आपने जेड क्लास सिक्योरिटी दे दी। आपने वहां पर 35 रुपए हर पर्यटक से
किराया वसूला, एक तरह का वहां पर टोल वसूला, और बाद में सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि हमें पता ही नहीं वहां सलामी है। आपने अमित शाह साहब की आवाज एक एजेंसी ने उस वक्त बंद कर दी जब उनसे लोग सवाल पूछ रहे थे। आज तक वो आतंकवादी कहां है उसका कोई जवाब नहीं मिला। यहां तक कि जो स्केच जारी किए गए बाद में उससे भी आप बिदक गए, और आज आप 85 दिनों के बाद ये कहकर कौन सा बड़प्पन दिखा रहे हैं, और वो भी तब जब आप यहां से जाने वाले हैं। ये दरअसल इसलिए किया गया क्योंकि ये जानते थे कि देश की संसद में अब इनको जवाब देना मुश्किल होगा, तो अपनी धूर्तता को एक मर्तबा फिर से परिभाषित करते हुए इन्होंने ये किया। अब सवाल आता है, एक बड़ा गंभीर सवाल आपने पूछा है आमिर भाई, और शायद आज तक इस पर बात नहीं हुई। मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, सत्यपाल मलिक साहब के जमाने में भी जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चला वो बाकमाल था। अब मैं बताता हूँ मसला क्या है। दरअसल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो चाहे आईपीएस हैं या आईएएस ऑफिसर हैं, आप थोड़ा सा कोई 4-6 साल पहले का वक्फा निकाल कर देख लीजिए। मैं नाम लेकर बता सकता हूँ आपको, सहाय साहब थे, विजय कुमार साहब थे, उनसे पहले आप चले जाइए, एक लंबी फेहरिस्त है। ये वो लोग थे जिनको पता था आतंकवाद क्या है, देवबंदी क्या है, बरेलवी क्या है, सल्फासी क्या है, कैसे ये काम करते हैं। जैश और लश्कर ने जैसे अपने नाम बदलकर नया ड्रामा शुरू किया जब मनमोहन जी के कार्यकाल में उनको FATF का प्रतिबंध पाकिस्तान में लगा, किस तरीके से वो अपनी फंड रेजिंग करते हैं, किस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर से वो काम लेते हैं। जब तक ये तमाम अनुभव उन ब्यूरोक्रेसी के लोगों के पास नहीं होगा, आप वैसे रिजल्ट नहीं दे सकते। और आज परिस्थितियां क्या है, आपने दुनिया भर के ऑफिसर्स को, जिनका काडर भी नहीं था जम्मू कश्मीर का, यहां तो कुछ दंपति मैंने देखे आईएएस ऑफिसर्स जिनको यहां पर आपने लाकर बिठा दिया। अरे किसी दफ्तर में बैठकर टांग पे टांग रख के कॉफी पीने से पॉलिसीज नहीं बनती जनाब। यहां पर उन लोगों की जरूरत थी, उन ऑफिसर्स की जरूरत थी जिनको आतंकवाद में जिन्होंने अरसा दे दिया, जिन्होंने कई मरतबा, उनमें से कई तो जख्मी है, जिनके शरीरों में आज भी गोलियां दफन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पहले तो ये एक बात समझ लीजिए, और दूसरी बात देखिए, मुद्दा क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। अभी भाई साहब ये बात बोलकर हटे कि 20,000 और जवान लाए, तो आप ये मान रहे हैं कि आप जो दावे करते थे कि धारा 370 की टूटन के बाद माशाल्लाह पता नहीं कौन सा इंकलाब आ जाएगा, दूध की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी, सारे हालात ठीक हो जाएंगे, आप मान रहे हैं ना फिर इस बात को कि आपके इस फैसले ने उल्टा बंटाधार किया जम्मू कश्मीर का। तो मेरा सवाल ये है कि आप, पहली बात मैं फिर से कह रहा हूं, माफी मांगे जम्मू कश्मीर के लोगों से। और ये किस लोकतंत्र की आप बात करते हैं जब एक चीफ मिनिस्टर को ये हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से, देखिए वैचारिक तौर पर वो क्या सोचते हैं वो एक अलग डिबेट। चलिए आप ये मानते हैं कि नहीं, ये बताइए संदीप, जगदीप साहब, आप ये मानते हैं कि नहीं कि इन मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से, आप पत्थरबाजी की बात कर रहे थे, उसके अलावा उनकी कोशिशों की वजह से आपका जो पर्यटन है, पर्यटक है, कितनी ज़्यादा 25 लाख 30 लाख आते थे हर साल, आप लोग इतने ही ला पाते थे। मोदी सरकार 2.5 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर पहुंचा दे रही है। उसके साथ साथ अभी जो दिया है, एक बड़े बड़े जो स्कीमें जारी की है, फंड जारी किए हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हर एक शख्स तक पहुंचेगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। आखिर कांग्रेस को ये चीज़ें क्यों नहीं दिखती? आपको ये क्यों दिखता है कि भाई कमांड हमारे हाथ में होनी चाहिए, लगाम हमारे हाथ में होनी चाहिए? भाई पहले आगे की सड़क दुरुस्त होगी, लगाम आपके हाथ में दे दिया जाएगा ताकि आगे गड्ढा नहीं रहेगा और आप गिरेंगे नहीं, संभाल के चलेंगे। आमिर भाई, दरअसल मोदी सरकार को छपास और दिखास का रोग है। जो श्रद्धालु दुनिया भर से श्री माता वैष्णो देवी जी के चरणों में नतमस्तक होने आते हैं या बाबा बर्फानी के दर्शनार्थ आते हैं, आप उनको श्रद्धालुओं में गिनकर अपनी पीठ थपथपाएं, जैसे कि आप अक्सर थपथपाते हैं, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया और आपकी रगों में सिंदूर बहना शुरू हो गया, तो उसमें कोई क्या कर सकता है? मैं सीधा एक सवाल पूछता हूं आपके इस जवाब प्रश्न की एवज में कि आज भी 70% टूरिस्ट स्पॉट जो है वो बंद है पर्यटकों के लिए। ये बताता है कि आपकी कुव्वत क्या है। अगर आप इतने ही काबिल जहीन होते या आपकी पॉलिसीज इतनी ही बेहतरीन होती तो आज ये परिस्थितियां नहीं बनती। पहलगाम हमला इतना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, मैं जो समझता हूं कि कम से कम जम्मू कश्मीर के सुर्ख और स्याह आतंकवाद के दौर में बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। आप पुलवामा की बात कर लीजिए ना, आज तक पता नहीं चला कि वो विस्फोटक कहां से आए थे। आप किसी एक बड़े आतंकी हमले को देख लीजिए, आज स्टील की बुलेट चला रहे हैं आतंकवादी। आज आप
पीर पंजाल से शुरू हो जाइए और वादिय चिनाब तक, यहाँ तक कि कंडी बेल्ट आप देख लीजिए, कई आतंकी हमले जो है वो यहाँ पर नोटिस किए जा चुके हैं। कितने जवान, कितने लोग, कितने स्थानीय लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि ऐसी स्थितियों में किस तरीके से आप परिस्थितियों को बेहतर बता सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं अंत में ये कह के अपनी बात पूरी करूंगा, सवाल ये नहीं है कि आपने क्या किया, वो लोग जानते हैं। सवाल ये है कि आज के इस वक्त में अगर पूरा जम्मू कश्मीर आपसे अपने वाजिब हक की मांग कर रहा है, तो आप अपने इस लेम एक्सक्यूज के साथ जो आप अक्सर बोलते हैं कि हालात बेहतर नहीं है, कब तक ऐसे आप समय को आगे धकेलेंगे? आपके जो 25 या 29 नुमाइंदे चुने गए हैं, क्या उनको लोगों को जवाब नहीं देना? क्या जब वो लोगों के बीच जाएंगे तो लोग उनसे नहीं पूछेंगे? ठीक है, एक लोगों का एक बड़ा सवाल है सरातिया साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। लोगों का एक जो बड़ा कंसर्न है कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र के तरीके पर नहीं चल रहे हैं। मैं लोगों का ही सवाल दोहरा रहा हूं आपसे कि आपने स्टेटहुड खत्म किया, वो लोकतंत्र के पैराए में कहीं नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की बात अभी तक टाल रहे हैं, वो भी लोकतंत्र के पैराए में कहीं नहीं आता, कहीं फिट नहीं होता। और अवाम ने जिस तरीके से अपनी सरकार चुनी है, 1 साल होने को है, 10 महीने हो गए, लेकिन आज तक आपने स्टेटहुड नहीं दिया और जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत को काम करने का टाइम नहीं मिल पा रहा। एलजी के पास से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना था वो तक नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न खड़ा होता है कि अपोजिशन, खासतौर पे कांग्रेस, जिस तरीके से कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या वाकई में ऐसा है? आमिर जी, कांग्रेस तो इस बात के लिए कतई मैं कहूंगा कि वो उस कहने में असमर्थ रहनी चाहिए, क्योंकि उनको ये सवाल ही नहीं उठता। जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मालूम था और कांग्रेस को भी मालूम था कि ये यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब इलेक्शन हुआ और कांग्रेस को जम्मू से सिर्फ एकमात्र सीट मिली और बाकी 5 सीटें जो है वो कश्मीर प्रोविंस से मिली, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्लियर एक मैंडेट 42 सीट्स का मिला, जिसमें कांग्रेस बड़ी, क्योंकि जिस दिन ये शपथ समारोह था उस दिन इनके आला नेता, चाहे राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सब ये दीगर जो नेता थे वह वहां पर आए। उनको उम्मीद थी कि ये क्योंकि ये इंडिया अलायंस में थे, इनको उम्मीद थी कि हमें कभी ना में कहीं ना कहीं जगह मिलेगी, मगर वो हो ना सका। और उसकी छटपटाहट जब हुई तो उसके बाद हमारे माननीय उमर अब्दुल्ला साहब ने भी काफी सख्त तेवर दिखाए थे कांग्रेस की तरफ, मगर कांग्रेस तो एक, मैं कह सकता हूं कि एक बेशर्म पार्टी है जो किसी भी समय वो इस चीज के लिए रहती है कि हमें कैसे किसी का विरोध करना है, कैसे किसी को विपक्ष में हमने उनको उल्टी सीधी गाली देनी है। बाकी उनका कहीं भी डेवलपमेंट के लिए उनका कोई समर्थन या कोई ऐसी बात नहीं है। मगर यहाँ पर जगदीप जी ने एक बात कही कि बार बार वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब का जो 13 जुलाई के ऊपर वो जो हुआ, मगर मुझे लगता है कि जगदीप जी, कांग्रेस हमेशा ही अलगाववादियों के साथ या किसी ऐसे लोगों के साथ उन चीजों के लिए खड़ी रहती है जहां पर ये जिन 22 लोगों के लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने 8 फुट दीवार फांद के गए हैं, वो आपको मालूम है कि वो लोग कौन थे, वो कैसे थे लोग, और उनको आप जब फातिहा पढ़ने चाहते हैं तो इसमें यकीनन ये विरोधाभास रहता है कि वो जम्मू के लिए वो इतने तत्पर नहीं रहते हैं, मगर वो कश्मीर के लोगों के वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कश्मीरियों का बहुत ही समर्थन और बहुत ही कश्मीरियों का हिमायती हूं। मगर इस बात के लिए कांग्रेस जो मर्जी कर ले, कांग्रेस यहाँ से नास्ता नबूद हो चुकी है, चाहे वो सेंटर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, इसमें कांग्रेस कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय वजारत में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपोजिशन में 28 MLA यहाँ पर बैठे हैं, हमने कब कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं चाहेगी कि स्टेटहुड यहाँ पे होना चाहिए? यकीनन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है, उनके लोग भी चाहते हैं, उनके जितने वोटर्स हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ पे स्टेटहुड होना चाहिए।
मगर स्टेटहुड किस चीज के ऊपर होना चाहिए ये तो सेंटर को सोचना है, सेंटर को बिल्कुल, देखना है। ये मानसून सत्र में ये चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा कि ये सारी चीज़ें या प्रक्रिया जो चल रही है इसके पीछे सच्चाई क्या है। यकीनन अगर स्टेटहुड का दर्जा बहाल होता है तो कांग्रेस को इसका श्रेय जाएगा, क्योंकि कोशिशें हुई हैं और अगर सेंटर अपनी जानिब से विदाउट एनी डिस्कशन इन तमाम तर चीज़ों को हल कर देता है तो जाहिर है कि होगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा सवाल लोगों की तरफ से उठ रहा है कि जब तक बीजेपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं होगी तब तक में ये सारी चीज़ें नहीं होगी, यानी स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा। और इसी ज़िम्न में यानी इसी सिमत में ब्यूरोक्रेट्स ख़ास तौर पे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, उसके अलावा नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, वगैरह वगैरह ढेर सारी बातें जो किसी और दिन डिस्कस करेंगे आप दोनों हजरात के साथ। लेकिन फिलहाल आज के लिए